बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे आपका बाकायदा तारुफ भी कराएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब, क्रिकेट जो बड़े आबोताब के साथ यहाँ पाकिस्तान में हो रही थी, पहले PSL हुई, उसके बाद बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आई, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश किया और हमारे मतलब उस सीरीज़ में हमारे बाज़ खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ख़ासतौर से मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही, अब्बास आफरीदी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही, साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही। और हमने ये देखा कि हसन नवाज़ की भी परफॉर्मेंस जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही। हमने ये देखा कि जब PSL हुई तो उसमें भी न सिर्फ हमारे अपने यहाँ के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जो फॉरेन प्लेयर्स आए थे उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और आपने देखा कि हसन अली जो मतलब बायलैटरल सीरीज़ या जो इससे कब जो सीरीज़ हो रही थी उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, 1 साल के बाद वापस आए, उनकी भी परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। लेकिन इस PSL से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हमें हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस जैसे जो है प्लेयर्स वो इस PSL में मिले। जहाँ तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की बात है तो उसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश की टीम में वो खिलाड़ी नहीं थे, जैसे शकीब अल हसन हैं, जो सूर्या कुमार थे उनके, वो नहीं थे। इसी तरह और भी मतलब 2-3 खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस उनकी टीम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही थी, वो नहीं थे। और फिर हाल ही में बांग्लादेश की टीम जो है वो UAE से शिकस्त खा के यहाँ पर पहुँची थी। ये ऐसी चीज़ें थीं कि बांग्लादेश की टीम उस आप कह सकते हैं कि मेयार की नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम से टक्कर ले सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बांग्लादेश की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उसने बाज़ दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो है आंखों में आंखें डाल के उसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन बहरहाल अब जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले माह जो है बांग्लादेश जा रही है और वहाँ पे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। हमने देखा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रिजवान, बाबर आजम और शहनशाह आफरीदी जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं थे। लगता ऐसा है कि बाबर आजम और रिजवान जो है आइंदा शायद T20 की टीम में जगह ना बना सकें। लेकिन शहनशाह आफरीदी के मुतालिक बहरहाल ये इत्तला ज़रूर हैं कि जब जो बांग्लादेश हमारी टीम जाएगी 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए, उसमें शहनशाह आफरीदी और सुफियान मुकीम के मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि वो टीम में होंगे। तो जनाब, ये तो खिलाड़ियों की बात थी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो माइक हैसन, वो जो है उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और वो यकीनन सिलेक्शन कमेटी में भी उनका असर व रसूख रहेगा। इसी तरह कप्तान को भी इख्तियारात दिए गए हैं, वो भी सिलेक्शन के मुतालिक जो है अपनी पूरी इनपुट जो है देंगे। और इन दोनों कोचेस को, हेड कोच माइक हैसन और कप्तान जो है, इनकी मर्ज़ी से जो है टीम सेलेक्ट हुआ करेगी। लेकिन हमने देखा कि मिक्की आर्थर और गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेप्सी जो थे वो अपने मुआहदे जो है पूरे नहीं कर पाए थे और कोई ना कोई किसी न किसी वजूहत की बिना पर वो जो है उन्होंने पाकिस्तान का साथ जो है जो माहिदा था उसके मुताबिक नहीं निभाया। लेकिन अब माइक हैसन को हम देखते हैं कि वो ताज़ा आए और उनके मुतालिक भी छोटी छोटी जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो मेंटोर्स थे पाकिस्तान टीम के, जैसे मिसबाह उल हक थे, सरफराज थे और सकलैन मुश्ताक, इन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि शादाब खान को रिजवान की जगह टीम का कप्तान होना चाहिए। लेकिन जनाब मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन हैं, उनका कहना ये था कि शादाब खान का तो टीम में रहना मुश्किल है, तो उनको क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। तो उन्होंने जो है उनको तीनों जो मेंटोर्स हैं उनसे कहा कि आप बाबर रियाज से मुलाकात करें, उनके साथ मीटिंग करें, उसके बाद फिर मुझे तजवीज़ दें। बहरहाल फिर तीनों जो मेंटोर्स थे उन्होंने फिर बताया कि नहीं जी, अब कप्तान जो होंगे वो सलमान अली आगा होंगे। तो बहरहाल ये कि सलमान अली आगा तो कप्तान हैं। लेकिन जनाब, लग ये रहा है कि माइक हैसन जो मतलब तहफ़्फ़ुज़ात आम लोगों को या PCB को इससे कबल मिक्की आर्थर से, गैरी क्रिस्टन से या जैसन गिलेप्सी से, तो लग ऐसा रहा है कि शुरू में ही जो है इस तरह की चीज़ें जो है माइक हैसन के हवाले से आ रही हैं। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि माइक हैसन चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, तो लग ऐसा रहा है कि उनकी ये कोशिश थी कि वो इस्लामाबाद से मुताल्लिक़ कप्तान या कोचेस को एडजस्ट कर सकें। बहरहाल ये तो एक अलग बात है और मतलब ये क्रिकेट की बात है, यकीनन क्रिकेट की बातें होंगी और उसके साथ साथ जनाब हॉकी की भी बात होगी। हॉकी हमारा कौमी खेल है और अब अगले माह 15 जून से लेके 21 जून तक मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में FIH नेशंस हॉकी कप जो है शुरू हो रहा है। उसमें पाकिस्तान के अलावा मलेशिया की टीम है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेल्स की टीम है और साउथ कोरिया है, फ्रांस है और
जापान की टीमें शिरकत कर रही हैं। और जो पहला एडिशन हुआ था, ये टोटल तीसरा एडिशन है। पहले एडिशन जो था उसमें जनूबी अफ्रीका जो थी चैम्पियन बनी थी, और जो दूसरा एडिशन था उसमें न्यूजीलैंड की टीम चैम्पियन बनी थी, और जो गुज़श्ता एडिशन था उसमें पाकिस्तान की टीम ने चौथी पोजीशन हासिल की थी। तो जनाब इमाद भट्ट जो है वो टीम के कप्तान हैं, और जो ओलंपियन ताहिर ज़मान हैं वो टीम के हेड कोच हैं। तो देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस नेशंस कप में किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। जनाब आज हमारे दरमियान, जैसा मैंने पहले अपने इंट्रो के शुरू में कहा कि दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आरिफ भोपाली। हम उनसे ये तो ज़रूर पूछेंगे कि 1990 का जो वर्ल्ड कप था, नेशनल हॉकी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हॉलैंड के ख़िलाफ़ हम फाइनल खेल रहे थे, और एम्पायर सर्वीतो ने मेरे ख्याल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अगर वो थोड़ा सा डिले करते तो आरिफ भोपाली का गोल जो था वो अलाउ कर देते, लेकिन उन्होंने इनको ऑफ साइड करार दिया। और उस वक्त ऑफ साइड हुआ करता था, लेकिन अब जो है जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक ऑफ साइड नहीं होता। अगर ऑफ साइड नहीं होता तो वो गोल था और पाकिस्तान जो था वर्ल्ड कप जीत जाता। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी आरिफ भोपाली, जिनके क्रेडिट पर 2 गोल्ड मेडल हैं और एक जो है सिल्वर मेडल है। और 1988 की जो चैम्पियनशिप हुई थी उसके जनाब ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके साथ साथ 1990 का वर्ल्ड कप तो मैंने आपको बताया, नेशनल बैंक की ये नुमाइंदगी करते हैं। और इनके साथ जो मतलब एक जुल्म हुआ ये हुआ कि इनका जो इंटरनेशनल कैरियर था वो सिर्फ 14 महीने पर मोहित था, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस थी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि जो 10-10, 15-15 साल हॉकी खेलते हैं और जो मशहूर होते हैं तो ये सिर्फ 14 महीने में मशहूर हो गए, और लोग आज भी इनको मतलब उसी तरह से जानते हैं। लेकिन 1990 के वर्ल्ड कप के बाद एक लॉबी जो हमेशा से हमारे यहाँ होती है उन खिलाड़ियों के खिलाफ जिनकी कोई से नहीं होती, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं होती, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो महाज पे आ जाते हैं। बहरहाल मतलब ये कि ये आरिफ भोपाली जो है, जो इंदिरा गांधी कप हुआ था कलकत्ता में इंडिया में, उसमें 1989 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान टीम के साथ। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी जो 1989 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में, वो भी वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ थे। एशिया कप 1989 में हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था इंडिया में, उसमें भी वो गए थे पाकिस्तान की टीम के साथ। और फिर इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी उसमें पाकिस्तान टीम के साथ थे। जापान की टीम ने टूर किया था पाकिस्तान का, उसमें साथ थे। और इसी तरह 1990 का वर्ल्ड कप तो मैंने बताया, हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे। तो आरिफ भोपाली साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यकीनन आपसे बात होगी, लेकिन इससे कल मैं तारुफ कराऊंगा जनाब। आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और जनाब उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है जनाब उनका। वो जो है ग्रेजुएट उन्होंने किया था ग्रेजुएशन NED यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जर्नलिज्म में यानी 1987 से आए, और पहली बुक जो थी लिखी उन्होंने 1987 में, और उसके बाद 17 बुक्स जो है वो लिख चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तान में जो हम जानते हैं यकीनन हो सकता है और भी ऑथर होंगे। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि एक तो मज़हर जबलपुरी साहब थे, जिन्होंने जो मरहूम है बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, उन्होंने भी मतलब तकरीबन 2 दर्जन या 1.5 दर्जन के करीब किताबें लिखी थी। इसी तरह अजीज़ रहमतुल्लाह साहब जो क्रिकेट के बड़े स्टैटिस्टिशियन थे और बड़ी मतलब कि उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा 1, 1.5, 2 दर्जन उन्होंने किताबें लिखी। इसी तरह अमजद अजीज़ मलिक जिनका पेशावर से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, एशिया के भी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह इंटरनेशनल जो राइटर्स फेडरेशन है उसमें भी वो अहदेदार हैं। तो जनाब उन्होंने भी मतलब बड़ी किताबें लिखी हैं। तो ये 3 शख्सियात तो ये हैं, और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद साहब, जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जनाब, इनकी भी 1.5 दर्जन के करीब किताबें हैं। बड़ा कमाल की बात है। और इन्होंने ताल्लुक़ जो है फ्रंट पोस्ट से था, उसके बाद फिर इन्होंने कमोबेश 30 साल जो है दी न्यूज़ जंग ग्रुप उसमें इन्होंने खिदमत अंजाम दी। प्रेसिडेंट रहे जनाब रोटरी क्लब ऑफ कराची एयरपोर्ट के, उसके साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल नाम है, प्रेसिडेंट हैं अलमुनी एसोसिएशन के, और जनाब जॉइंट सेक्रेटरी हैं दिल्ली कॉलेज एंड स्कूल बॉयज़ एसोसिएशन के। इसके साथ साथ जनाब वेबसाइट पे भी जो है ये काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल से 15-20 साल से जो है उसमें लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। बाकी तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या क्या खदमात हैं। और मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में चंद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जिसमें से सैयद खालिद महमूद साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी। लेकिन ये बताइएगा कि आपने ये जो आपका इतना ज़बरदस्त कैरियर है, इसका आगाज़ कहाँ से किया और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए मुश्किलात तो जैसे आपने आरिफ भोपाली के भी इंट्रोडक्शन में कहा
और इनका वो पीरियड मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जी जी। क्योंकि उस वक्त जब मैं फ्रंटियर पोस्ट मैंने छोड़ा हुआ था और द न्यूज़ उस वक्त मैं ज्वाइन नहीं किया, तो उस वक्त दी पाकिस्तान हॉकी एक रिसाला निकलता था जिसका मैं एडिटर था। तो ज़बरदस्त। ये 89-90 का जो आपने किया वो सारा पीरियड मैंने खुद कवर किया। वाह। तो इस वक्त मैं सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर रहा हूँ इनकी, और वही मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वाह। और जहाँ तक आपने मेरी ज़ाती मुश्किलात का जिक्र किया, देखें बात यह है कि मुझे लिखने लिखाने का शौक़ बचपन से था, और मेरे घर पे ये मेरे वालिदैन का ही क्रेडिट है कि वो जीन्स के अलावा उन्होंने मुझे ऐसा माहौल प्रोवाइड किया कि ये सारे नौनिहाल, अखबार जहाँ, अखबारात के साथ साथ रिसाले, और स्पोर्ट्स टाइम्स वो रिसाला था जो मैं बचपन से, जब मैंने आँख खोली तो मेरे वालिद साहब वो वहाँ से मुझे खेलों का शौक़ हुआ। तो बहुत ही जल्दी मैंने स्पोर्ट्स की चीज़ें, फिर क्रिकेटर मैगजीन तो बाद में आया 72 में, तो वो सारे रिसाले उस वक्त 1 रुपये 2 रुपये के मिलते थे, और हमारी प्रायोरिटी में चूँकि था तो हमारा लिखना पढ़ने का जो शौक़ था, उसी वजह से फिर मेरा दाखिला हो गया कैडेट कॉलेज पिटारो में। जब पिटारो में दाखिला हुआ तो वहाँ मैंने वॉलपेपर लिखा करता था, शायद मेरी राइटिंग अच्छी थी तो इसलिए हाथ से मेरे हाथ, और इंग्लिश भी मुनासिब थी, माकूल थी। इसके अलावा क्रिकेट की मैं डायरी लिखता था उस ज़माने में। तो जब वो डायरी लिखता था तो आज तक जो मेरे कोलीग्स हैं, इत्तेफाक से वो पिटारो मेरी एंट्री 75 की है, अब ये साल गोल्डन जुबली है हमारा, सब 50-50। तो उस वक्त ये जो मेरे दोस्त थे, जो आज भी मेरे दोस्त हैं, उस वक्त हम बचपन के साथी थे, अब 55 के और उसके आगे के हो गए। तो ये सिलसिला, वो मुझे क्रिकेट डिक्शनरी उस वक्त कहा करते थे। ज़बरदस्त। और उन्होंने शायद मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट, यंग थे, तो आपने किताबों का कहा ना, मैं ज़रा सा, क्योंकि अक्सर मैं जाता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि 77 में मेरी उम्र जो है 14 साल की थी। वाह, सही बता दिया। क्लास 9 का मैं स्टूडेंट था। तो अब चूंकि मैं डायरी लिखता था तो मुझे दोस्तों ने कहा यार ये किताब के तौर पे छप सकती है। तो जब मैं समर वेकेशन में कराची आया तो एक 14 साल का लड़का जिसको कोई नहीं जानता, यकीनन उस वक्त तो मैं अननोन था यहाँ बिल्कुल, और वो कोई स्पोर्ट्समैन में तेंदुलकर या उस जैसा नहीं था कि कोई बहुत मेरा कोई नाम हो। तो अब मैं बैंकों के चक्कर उस वक्त लगाता था यार, मुझे जहन में था कि यार बैंकों की सपोर्ट से ही नेशनल बैंक भी मैं गया, एमसीबी गया, लेकिन वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने जो मुश्किलात का, वो मुझे कहते थे यार भाई आप जो है ये आप क्या ले आए, मैं ये तो डायरी है, और दूसरा आप क्या हैंड रिटन प्रपोजल है, आप इसको टाइप करा के लाएं। तो अब टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी पहली किताब जैसा आपने बिल्कुल सही जिक्र किया वो 1987 में, तो 10 साल मुझे लगे पहली किताब शायद। तो इंसान को वो ट्राई अगेन का जो फार्मूला है उस पर करना चाहिए। नहीं 77 में जो मैंने सफ़र शुरू किया था वो 87 में जाके, जब वर्ल्ड कप पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडिया में हो रहा था, उससे 1 महीने कबल मेरी किताब छपी थी, फोकस ऑन वर्ल्ड कप। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे जी। मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा, सवाल बहुत सारे हैं और टाइम पता है आपको कम हो जाता है। यही सवाल आपसे भी यकीन बहुत सारी बातें होंगी, क्रिकेट से मुतालिक भी होंगी बातें। आरिफ भोपाली, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने हॉकी तो सिर्फ 14 महीने खेली, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसका तासुर जो है 14-15 साल जो कोई और प्लेयर खेलता है उसके बराबर, और अब तक मतलब इनकी परफॉर्मेंस जो है महसूस की जा रही है, ख़ासतौर से 1990 का वर्ल्ड कप जो मैंने बताया था। आरिफ भोपाली, आपने अपने करियर की इब्तिदा कहाँ से की, और आपको भी वही सवाल के किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? थैंक यू रियाज भाई, आपने यहाँ पे मदू किया वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ में, और खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो रियाज भाई, कैरियर का जो मैंने अपना स्टार्ट लिया तो वो बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त। मेरे वालिद साहब खुद एक हॉकी के प्लेयर थे, शफात साहब, वो हमारे जंग ग्रुप में जंग में थे, तो उनको बहुत शौक था, वो खुद बड़े अच्छी बड़ी प्यारी शख्सियत थे माशाल्लाह आपके वालिद साहब। अल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे कैरियर बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ। नहीं आप डिजर्व करते थे, इसलिए कि आपने जिस तरीके से मुझे, आप और शम्स भाई मरूम थे, भाई थे, जिस तरह मेरे लिए आप लोगों ने लिखा, हर जगह आवाज़ उठाई, बड़ी ज़्यादतियाँ होती थी। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया रियाज भाई। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, आप डिजर्व करते थे। दूसरा ये था कि जब मैं लियाकताबाद में हम रहते थे, 4 नंबर स्कूल में मैं था, उसमें एक हॉकी की स्कूल, पहले स्कूल हॉकी और कॉलेज हॉकी होती थी, तो मुझे शौक था, वालिद साहब जो थे वो मुझे कहते थे कि हॉकी खेलनी है, पढ़ना नहीं है, लेकिन स्कूल, तो वो कहते थे कि मेरा ये ड्रीम है कि तुमने पाकिस्तान, मुझे जो है एक ड्रीम है मेरा, मैं तो नहीं खेल सका, लेकिन मुझे ये ग्रीन शर्ट तुमने लेके देनी है, बस मुझे ये चाहिए। तो रियाज भाई मैं लग गया, बस एक मेरे जहन में एक ऐसी चीज़ फील हो गई कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है। 78 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीत कर आई थी, इस्लाह भाई कप्तान थे, और वो स्कूल हमारा लियाकताबाद 4 नंबर स्कूल था, उसी में इस्लाह भाई ने वहीं से मैट्रिक किया था।
तो उनको वहाँ पे बुलाया गया एक तकरीब के लिए, एक शो मैच कराया गया रियाज भाई। तो मैं छोटा सा था, एक टीम बनी स्कूल की सबसे, उसमें मैं 78 में मैं 8 में था, तो उसमें मैं खेल रहा था। हनीफ खान, समी भाई, और ये वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद ये वहाँ स्कूल में इनको मदू किया, तो ये पूरा जो हमारा ग्राउंड था वो भरा हुआ था। मैं इनको देख रहा था और मैं सोच रहा था कि काश मैं भी जो है इनको देख के जो है उनसे इंस्पायर हुआ, और मैं खेला और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, आज तक मुझे याद है। फिर वो 88 में जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, इसला भाई मैनेजर थे उस टीम के। तो रियाज भाई मैंने फिर वो, हमारे पास हॉकी भी नहीं होती थी उस मैच के लिए, मुझे याद है कि हनीफ भाई से, मेरे वालिद साहब हनीफ खान से हॉकी लेकर आए, जिनका मैं आज हनीफ भाई का समझे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हनीफ भाई, इसला भाई, जिनको मैं देखता था, उनसे वो हॉकी लेकर आए और वो मैंने मैच खेला। सही। तो उसमें मैंने गोल भी किया। उसके बाद से फिर रियाज भाई मुझे फिर हॉकी का एक वो हो गया शौक, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे वालिद साहब ने, शौक हो गया, जुनून हो गया, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। फिर मैं वहाँ से रियाज भाई इंटर स्कूल खेले, वो फिर इंटर कॉलेजेट खेले, वहाँ से फिर मेरा ये शुरू हो गया। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत जल्दी वो UBL में जॉब मिल गई थी 82-83 में। लताफत भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े बेहतरीन फुटबॉल के तो थे लताफत शाह ने मुझे बड़ा, उन्होंने जो है अप्रिशिएट, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जानी भाई, मुश्ताक भाई सारे टीम में होते थे, तो यहाँ से बस एक मुझे वो मिला। सही, ठीक है भोपाली, इंशाल्लाह मतलब है कि ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आरिफ भोपाली। तो आरिफ भोपाली, क्विकली मैं आपसे पूछूंगा कि आप समझते हैं कि आपका इंटरनेशनल कैरियर जो था वो तवील नहीं हो सका, तो मतलब क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई और आप मज़ीद मतलब है कि इंटरनेशनल हॉकी खेल सकते थे? जी रियाज भाई बिल्कुल खेल सकता था, और मैं फिट था। 90 के वर्ल्ड कप जब मैंने खेला उसके फ़ौरन बाद मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया था। असल में एक्चुअली रियाज भाई मैं जब कैंप में आया तो उस वक्त हसन भाई थे, अच्छा, मेरे आगे हसन सरदार। हाँ, तो मैं उनको, जाहिर है उनको तो मैं बीट नहीं कर सकता था। तो 6-7 साल रियाज भाई मैं कैंप में उनके साथ स्टैंड बाई रहा पाकिस्तान में। वो मेरा एक टाइम बड़ा उसमें जो है वो समझेंगे वो उस सीखने में ही रहा। हसन भाई ने मुझे, इन्होंने बहुत सिखाया। तो रियाज भाई इसकी वजह ये भी थी, और दूसरी ये थी कि आपको पता है एक लॉबी होती है, मेरी कोई ऐसी लॉबी नहीं थी कि जो असल वजह यही थी कि मेरी कोई ऐसे लॉबिंग नहीं थी कि जो आप लोग ही बोलते थे, और उसकी वजह से तो मुझे ले भी लिया था, वरना 90 के वर्ल्ड कप में मुझे टीम में मैं नहीं मुझे लिया जा रहा था। एक लॉबी ऐसी काम कर रही थी कि वो कह रहे थे कि इसको ले लें, इसको ले लें, लेकिन मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था 90 के, उसमें बिल्कुल बेनजीर ने मुझे ट्रॉफी दी थी। और आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। मैंने बहुत टॉप स्कोरर था मैं, सारे उसमें थे, लेकिन ये था कि बस अल्लाह मुझे उसमें टीम में लिया गया। इसला भाई ने मेरे लिए काफ़ी फाइट की, तो मैंने वर्ल्ड कप खेला, लेकिन और मैं खेल सकता था। नेशनल चैंपियनशिप में आप टॉप स्कोरर थे। हाँ, खालिद महमूद साहब जी, जनाब NED यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, वो शोबा जो है ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ इंजीनियरिंग, और फिर आप जो है एकदम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आ गए, ये क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, देखें बात ये हुई, जैसे मैं वहीं से सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा जहाँ हम ब्रेक पे गए थे। बात ये है कि मैंने आपको बताया लिखने का शौक़ था, और जब मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था वॉलपेपर। तो जब मैं NED का स्टूडेंट बना तो उस वक्त 81 की बात है, तो उस वक्त मुझे क्रिकेट पे लिखने का शौक़
हो चुका था बहुत ज़्यादा, और क्रिकेटर मैगजीन अखबार वतन हमारे उस वक्त निकलते थे। और मुझे जो ब्रेक थ्रू मिला, जैसे हर एक का रीज़न हो, ब्रेक थ्रू मुझे मिला था क्रिकेट में, एक मैंने स्कोरिंग सिस्टम लाया था बिल फ्रिंडल का, मुतारिफ कराया था। उस पर गुल हमीद भट्टी साहब को वो सिस्टम बहुत पसंद आया, बड़े जर्नलिस्ट थे गुल हमीद भट्टी, और वो क्रिकेट के गुरु थे, स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने कहा कि यार तुम इतना अच्छा तुमने बनाया तो थोड़ा लिखो। तो उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, क्रिकेटर में मुझे चांस मिला। अच्छा, अब आपने पूछा मैं कैसे आ गया, तो 81 से 86 तक मैं जब एनईटी का स्टूडेंट रहा, 4 साल का कोर्स 5.5 साल में जब मुकम्मल हुआ, और एनईटी में भी फाइनल ईयर में मेरी सिविल इंजीनियरिंग में कोई 83% थी, तो मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, मेरिट पे हुआ था, स्पोर्ट्स कोटे पे नहीं था। तो अब इत्तेफाक से जब मैं पास आउट किया तो मैंने कोशिश की, ये मेरे घर वालों की भी ख्वाहिश थी और मेरी भी, कि जब इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तो उसकी जॉब भी की जाए। अब वो आया उस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिसेशन आया हुआ था, या कोई और भी हो सकती है वजह, जैसे अपना आरिफ ने बताया ना कि वो उस वक्त लॉबी नहीं थी, सिफारिश नहीं थी, सीधी बात है यार। तो अब 2 दफ़ा मैंने केडीए में अप्लाई किया, बिल्कुल मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, दोनों मरतबा मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं बगैर सिफारिश के गया था। ठीक है जी, जब नहीं हुआ तो मेरे पास क्या रास्ता था, अब मैं इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास और मुझे जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट सेक्टर मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये दे रहा था, ये उस वक्त सैलरी मुझे ऑफर हो रही। मैंने कहा यार इतनी मैंने मेहनत करके ये डिग्री ली, तो कम से कम 17 ग्रेड की मुझे जॉब मिल जाए तो कुछ एक अच्छा रिवॉर्ड होगा। इसी में कश्मकश में था। 87 में, आप तो मीडिया में हैं, आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि एक इंसिडेंट ये हुआ 87 के जुलाई में, मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में गया था फ्रस्ट्रेशन में, यहाँ मुझे जब जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा यार अब वहाँ जाके, तो मैं अजीम सरवर साहब का प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान और आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप तो यहाँ करता रहा था। तो मैं जब इस्लामाबाद में था, मैं एक जगह अपने दोस्त के पास ठहरा था, तो मैंने उसको कहा यार यहाँ रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर कहाँ है, तो उसने बताया यार यहाँ करीब है। तो मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा ना कोई सिफारिश कोई पर्ची नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार मेरे इस प्रोग्राम की इतनी वैल्यू जिसमें मैं करता हूँ। तो नक्शबंदी साहब होते थे स्टेशन डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला कौन है खालिद महमूद साहब, उनको भेजो। तो नीचे से फिर मुझे मोर और लेस रेड कारपेट में वो लेकर गए और उन्होंने बोला जी अच्छा आप आए हुए? तो मैंने कहा जी सर। अच्छा, मैं एक आदमी जो कराची में खाक छान रहा हो जॉब के लिए, उसको कोई रेड कारपेट पे इस्लामाबाद में मिल जाए, उसका कहाँ सर ज़मीन पे रहेगा, क्या पाँव ज़मीन पे नहीं रह सकता। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा कि सर वो मैं ऐसे ही, मैंने थोड़ा रिलैक्स करने आया हो। तो बोला क्या, तो उसने इसी दौरान उन्होंने, चूँकि स्टेशन डायरेक्टर, तो उन्होंने घंटी बजा दी। घंटी बजाई तो उनका प्रोड्यूसर एहसन वाघा साहब का इस वक्त शो जा रहा है, लाइव शो ले, आप तो सुबह पाकिस्तान करते हैं, अजीम सरवर साहब की टीम का हिस्सा है, क्रिकेट पे आप बोलते हैं, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। लो भाई, उन्होंने इंटरव्यू किया। जब इंटरव्यू करने गए, पहला सवाल पूछा आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश क्या है। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई मैं ऐसा प्रोग्राम करूं जो वर्ल्ड सर्विस से मेरी आवाज़ दुनिया में सुनी जाए। तो उसने बोला यार ये आपका प्रोग्राम वर्ल्ड सर्विस पे जा रहा है और ये बहुत अच्छा जी। मैं वो इंटरव्यू करके वापस स्टेशन डायरेक्टर साहब का मैसेज था कि मुझसे मिल के आए। अब स्टेशन डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कराची में अभी कितने दिन रुकोगे इस्लामाबाद? मैंने कहा सर 1 हफ़्ता। तो उसने बोला ऐसा करो 2-4 दिन बाद आप आ जाओ, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इनके ऊपर 5-5 मिनट का आप प्रोग्राम बना दो, तुम्हारी आवाज़ में स्क्रिप्ट भी आपका होगा, रिकॉर्ड करो, और जिस दिन जा रहे हो 1 दिन पहले बता दो, हम तुम्हारा एक इंटरव्यू मजीद करेंगे। आई वॉज लिसनिंग टू यू, यू स्पीक वेरी वेल। अच्छा एक यार मेरे लिए तो वो लाइफ लाइन हो गई। तो फिर लास्ट डे जब मैं गया तो ना सिर्फ उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू किया दोबारा, यार उन्होंने चेक दिया, चेक को ओपन किया भाई के जा, मतलब तो मैंने कहा यार आई कुडंट बिलीव माय लक। क्या किस्मत। तो जब मैं वहां से जब आया ना तो यार आई वाज ए डिफरेंट मैन ना इस्लामाबाद से। मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ने इतनी वैल्यू दी। तो उसी दौरान फ्रंटियर पोस्ट अखबार को जरूरत थी 87 के वर्ल्ड कप में। तो अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट में, चूंकि ये ड्रामाई मामला है और हमारे सामीन को ये चीज़ पसंद आएगी कि मैं फ्रंटियर पोस्ट में मेरी एंट्री कैसे हुई। अब बड़े आप भी शायद आपको भी नहीं है कि, तो बात ये थी कि मुझे पता चला जी इनको स्पोर्ट्स का बंदा चाहिए। मैं चला गया अल्फला कोर्ट में, आप लोग सब जानते हैं नेशनल बैंक उसी चुंडीगढ़ रोड पे दफ्तर है। मैं बगैर किसी सिफारिश के, किसी रेफरेंस के गया, सामने ब्यूरो चीफ साहब बैठे थे। मैंने कहा सर मैंने सुना है कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स का कोई बंदा चाहिए आपको। उन्होंने बोले जी आपने पढ़ा किया है? अच्छा, उस वक्त हमें बड़ा सर पे सवार था, हम समझते थे कि कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बड़ी डिग्री, हमने फ़ख्र से बताया मैं 20 सिविल हूँ। अरे मैंने, उन्होंने बोला 20 सिविल है? तो बोला भाई आप गलत दफ्तर आ गए, यहाँ आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप मुझे लिखना आता, ट्राई तो कर लो। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। तो जब मैंने बड़ी जिद की, दोनों कागज़ एक न्यूज़ प्रिंट उठाया, बोला ये लिख लो यार क्या लिखना आता है।
रियाजुद्दीन साहब उन्होंने मुझसे लिखवाया और ब्यूरो चीफ ने हकारत की नज़र से मुझे देखा और वो नहीं लिया कागज़, वो उसने घंटी बजाई, प्यून वाला ज़माना था, बोला ये इनको टेलेक्स कर दो पेशावर हेड, और मुझे बोला खालिद साहब मैं वो नहीं हूँ डिसीजन मेकर, पेशावर में अजीज़ सिद्दीकी साहब एडिटर है, वो फैसला करेंगे, न्यूज़ एडिटर फैसला करेंगे, आप कल 5 बजे आ जाइएगा। अगले दिन मैं 5 बजे वहाँ पहुँच गया। अब जब मैं 5 बजे में पहुंचा, जैसे ही दफ्तर पहुंचा, फ्रंटियर पहुंच के, पूरा बड़ा हॉल था, जैसे ही मैं पहुंचा, अच्छा वो लोग अपने मसरूफ़ थे ज़िंदगी के, मतलब हंसी मजाक 15-20 लोग बैठे, जैसे ही मैं पहुंचा एक सन्नाटा हो गया। यार अब मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? कल तो कहका लग रहा था कि जी इंजीनियर कैसे यहाँ आ गया, अब मैंने क्या गुनाह किया? तो मैंने फिर जब 2-4 मिनट हो गए तो मैंने ब्यूरो चीफ से कहा कि सर बताएं तो सही मुझसे क्या गलती हो गई कि कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। वो सर पकड़े में, उन्होंने अखबार मेरे आगे बोला, बोले वो तो छप गया जो आप लिख कर गए थे। क्या बात है, क्या मैंने बोला सर मेरे लिए क्या हुक्म है? बोला वो कुर्सी इंतजार कर रही है। क्या एक्सपर्टीज है आपकी, जबरदस्त। तो बस यार ये इस तरह मैं आपको ये आप कह रहे थे कैसे मैं आया, तो मैं ऐसे आया। जबरदस्त। अच्छा आरिफ भोपाली, आप क्या समझते हैं अगर मौजूदा हालात में जो हालात इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान हॉकी के जिस नहज पे जा रही है, क्या मुस्तकबिल देखते हैं, है कोई अच्छी उम्मीद? रियाज भाई देखें, बिल्कुल होनी चाहिए और हमारा कौमी खेल है, हम सबको जो है अच्छा हॉकी के लिए सोचना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रियाज भाई देखें, अभी हमारे जो टीम बनी है, अभी हमारी टीम जो है ये आपस में जूनियर और सीनियर काफ़ी अर्से से कंबाइंड खेल रहे हैं, अभी ये जा रहे हैं खेलने अदनान शाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ताहिर ज़मान अभी कोच हमारे नेशनल बैंक के ही हैं और हमारे कोलीग भी हैं, ये बहुत अच्छे पाकिस्तान का जो है ये कोच भी हैं। तो इनको चाहिए कि मुस्तकिल तौर पे ये टीम जो है ताहिर ज़मान को दे दी जाए और ये 2-3 साल ताहिर के पास है ये टीम। बिल्कुल आपने सही कहा, ताहिर ज़मान तो सीजन कोच और सीजन कोच है जबरदस्त। तो रियाज भाई मैं ये समझता हूँ कि आप और बिल्कुल सारे उसमें कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करें, ताहिर को दे दें जिम्मेदारी सारी, और इंशाल्लाह ताहिर में है इतना कि वो जो है इस टीम को ऊपर लेकर आएगा। और देखें बाहर से कोच मंगा लें या कुछ मंगा लें, मैं नहीं समझता कि उससे कुछ हासिल होगा। रियाज भाई तो कम्युनिकेशन का बड़ा मसला होता है और ताहिर माशाल्लाह समझता है, उसने जबरदस्त एक्सपर्टीज है ताहिर ज़मान की। तो लास्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वही है अगर मेरी नॉलेज नहीं शहबाज था 94 में, ताहिर ज़मान कैप्टन नहीं ताहिर 98 में था। अच्छा अपने खालिद महमूद साहब जी, मतलब आपने वो दौर भी देखा है जब सिर्फ प्रिंट मीडिया जो था वो छाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो जनाब चैनल्स आ गए हैं, मतलब सोशल मीडिया जो है वो बड़ा हुआ है, तो ये जो तब्दीली है इसको कहाँ देख रहे हैं और इसके क्या असरात? ये देखें एवोल्यूशन है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये तो देखें 98-99 में कंप्यूटर आना, इंटरनेट आना शुरू हो गया था। सही। 2000 में काफ़ी तेज़ी आ गई थी और डेवलप्ड कंट्री में ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गया, पाकिस्तान में भी आ गया था 99-2000 में। लेकिन पाकिस्तान में जो फ्लॉरिश हुआ है ये कल्चर, वो 2005 में आया DSL। अच्छा 2000 से लेके 2005 तक इंटरनेट बहुत महंगा था, आपको आवर्स खरीदने पड़ते थे जो बहुत महंगे थे और उसमें बड़ी वेरिएबल्स थे, आपको कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, यानी वो केबल सिस्टम या स्मार्टफोन सिस्टम नहीं था। जब 2005 में जब ये आया तो ये इनकलाब आया, तो असल जो डिजिटल इनकलाब शुरू हुआ है तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं साथियों की, क्या मतलब साथियों देखिए आप उसको तो यार ये थोड़ी सी लंबी वो है, इसको शॉर्ट में बताना शॉर्ट नहीं होगा इसलिए कि सवालात बहुत सारे हैं। नहीं तो इसमें शॉर्ट अब बदल गए ना, अब हर आदमी जर्नलिस्ट है। सही। अब चूंकि हर आदमी अपना YouTube चैनल खोल सकता है, हर आदमी अपना ब्लॉग बना सकता है, ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्रेशन है, लेकिन आप अपना मकाम किस तरह बनाएंगे, अच्छा जैसे आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, तो आप जल्दी बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सही। अच्छा आरिफ भोपाली, 15 जून से जो है हम मलेशिया के शहर कोलालमपुर में नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीमें उसमें शरीक हैं, पिछले साल जो एडिशन था उसमें पाकिस्तान ने 4थी पोजीशन हासिल की थी। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दिफाई चैंपियन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम से? और इसलिए कि गुज़श्ता जो अदनान शाह था उसमें हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई थी। रियाज भाई मैं समझता हूँ कि हमारी टीम पाकिस्तान जो अभी जा रही है और ये काफ़ी सीजन प्लेयर हैं, मैं 1/4 सेमीफाइनल में 4 टीमें हमारी जो है उसमें पाकिस्तान टीम होगी इंशाल्लाह ताला। वेरी गुड। और ये फाइनल भी मैं समझता हूँ कि खेलेगी, इसलिए कि देखें जो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेल्स है, कोरिया है, जापान है, इसको मेरे नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम जो है इसको बीट नहीं कर सकती। इतनी हमारे अंदर कैपेबल है हमारी टीम के, उसको हम आगे इंशाल्लाह कर सकते हैं। हाँ यानी कि सेमीफाइनल तक हमारी टीम इंशाल्लाह जाएगी। खालिद महमूद साहब,
बड़ा मतलब है कि लोग सवाल करते हैं कि कराची में पीसीबी जो है वो क्रिकेट के मैचेस नहीं दे रही है, और इस मतलब वो ये वजह बताते हैं कि यहाँ पे क्राउड जो है वो नहीं आता। पीएसएल में इस दफ़े सिर्फ 5 मैचेस रखे गए थे, और 5 मैचेस हमारे वो कम हो गए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले होम ग्राउंड कराची को रखा था, लेकिन फिर उसने होम ग्राउंड अपना लाहौर को रख दिया, तो उसके वो सारे मैचेस जो हैं वो भी लाहौर शिफ्ट हो गए। एक तो ये वजह, लेकिन शायकीन जो नहीं आ रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है दूसरी वजह हो जो आप भी मतलब उसको पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं है, अंदर खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, फिर लोगों को ट्रैवल करके 2-2 घंटे आना पड़ता है, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर ये वॉशरूम वगैरह की सूरत हाल ऐसी है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई जवान लड़का है वो तो किसी तरह से अपना मामला कर लेगा, लेकिन जो फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती है, अंदर चीज़ें महंगी मिलती हैं, एटमॉस्फेयर जो है फ्रेंडली नहीं होता। आप क्या समझते हैं, इसके अलावा क्या वजूहत हो? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल, आपने कहा ना टाइम नहीं है, तो मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट बात आपसे करूंगा। इस दफ़ा 5 मैचेस हुए थे पीएसएल के कराची में, मैचेस स्टेडियम में, उसमें 4 मैचेस में क्राउड नहीं आया था। सही। 5वां मैच में पैक्ड हाउस था। क्यों था जी? वो पेशावर ज़ल्मी का मैच था। सही। और देखने वाले सारे पेशावर के सपोर्टर्स थे। तो अब वो सारे जो फैक्टर्स आपने बताया वो सब हैं, वो सब चीज़ें वैलिड हैं, लेकिन चीज़ ये है कि जो कराची के मैचेस, यहाँ के लोगों का जो दिल टूटा है ना, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। बिल्कुल। जब आपने कराची के प्लेयर्स को बिल्कुल इस मैनेजमेंट कॉर्नर पे कर दिया, आप कराची के प्लेयर को नहीं लेंगे। जो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी यार, एक भी उसमें कराची का, ऐसा तो नहीं हो सकता 3 करोड़ का शहर है, क्रिकेट की नर्सरी 1947 से लेके अभी तक रही है, और इसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम नहीं दूंगा, बल्कि वो जो खास जो लोग हैं, लॉबीज हैं, माफियाज हैं। नहीं, माफियाज है यार, उनका अपना इंटरेस्ट है। अभी आप शुरू में इंट्रो में कह रहे थे ना, यहाँ कोचेस आए और बदले गए, वो जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा आप उसको हटा देंगे, चाहे वो जेसन गिलेस्पी हो, चाहे गैरी क्रिस्टन हो, चाहे कोई भी हो, मिक्की आर्थर हो, नहीं चाहे कोई, नहीं, वो परफॉर्मेंस इज नॉट द क्राइटेरिया। यहाँ क्राइटेरिया जैसे आपने कहा लॉबी, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब इसी वजह से कराची की प्लेयर्स को जब आप कॉर्नर करेंगे, जब यहाँ मकामी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, तो फिर कैसे वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची के लोग आकर आप देखेंगे, वो भी जैसे आपने जिक्र किया इतने तकालीफ को सहने के बाद, यार अपने लोकल हीरोज को वो देखना चाहते हैं ना, वो आप खिला नहीं रहे। बिल्कुल जनाब, बहुत सारी वजूहत हैं, और हमारी मतलब ख्वाहिश भी होगी और दुआ भी होगी कि अल्लाह ताला जो है जितने भी खेल हैं उसमें सियासत को ख़त्म करे। हमारी टीमें जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान के सब खिलाड़ी परचम को दुनियाई खेल में बुलंद करती रही हैं, उसी तरह बुलंद करती रहें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे ही हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आरिफ भोपाली। खालिद महमूद साहब, बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल बाबर आजम का, रिजवान का और शाहिनशाह आफरीदी का, और हमने देखा कि हालिया जो सीरीज़ थी बांग्लादेश के साथ, उसमें ये तीनों खिलाड़ी नहीं थे। गो के शाहिनशाह आफरीदी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही, और ख़ासतौर से फ़ाइनल में तो उनकी परफॉर्मेंस मार्कुतुल आरा थी। और अब ये ख्याल किया जा रहा है कि जो टीम बांग्लादेश जाएगी अगले महीने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए, उसमें गालिब इम्कान है कि शाहिनशाह आफरीदी टीम में होंगे और सुफियान मुकीम भी होंगे। एक तो मतलब है कि इन तीनों की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, फिर ये हसन नवाज़ और जिस तरह से हारिस ने परफॉर्मेंस दी है उसको किस तरह से मतलब देखते हैं, और मुस्तकबिल इनका कैसा है? देखिए, बाबर और रिजवान का जहाँ तक सवाल है,
तो इतना इन्होंने ऑलरेडी T20 खेल ली है कि T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए तो ये ठीक है अभी भी, लेकिन जहाँ तक T20 इंटरनेशनल्स का है तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, और बड़े बड़े आप देखें दुनिया की मिसालें लेने, बहुत बड़े बड़े नाम, जहाँ आप रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जो T20 के बिल्कुल जिनके टॉप रन गेटर्स हैं वो भी जा चुके हैं T20 इंटरनेशनल से, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। और उसकी वजह एक और है, बाबर को और रिजवान को T20 से खैरबाद इंटरनेशनल से कर देना चाहिए। वजह यह कि इनके रिप्लेसमेंट मौजूद है, जैसा कि आपने जिक्र किया, हारिस है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, फ़खर जमान भी अभी एक्टिव है, तो ओपनिंग स्लॉट तो आपके पास मतलब इतने ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इनकी गुंजाइश नहीं बनती। हाँ, टेस्ट मैच के लिए दोनों बिल्कुल अभी भी बिल्कुल टेस्ट मैच में ये ऑटोमेटिक इनको होना चाहिए, और वनडे में इनका फॉर्म रिलेटेड। और जहाँ तक शाहीन अफरीदी की आपने बात की, शाहीन अफरीदी का फॉर्म जो है ना काफ़ी अप एंड डाउन रहा है। वो ठीक है, उन्होंने PSL के कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब इसके बेस पे अब ये सेलेक्टर्स का काम है, अगर मेरिट पे वो काम करते हैं कि क्या वो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है। सॉरी टू कट यू, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट का जो टेम्परामेंट होता है कुछ और होता है बायलैटरल सीरीज का या ICC टूर्नामेंट्स का, और जो आपने कहा कि ये जो क्रिकेट होती है उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है। तो असल प्लेयर वो होता है जो सारी कंडीशंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। सही नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और बात देखें, आपने चलें शाहीन शाह अफरीदी को आप बांग्लादेश के खिलाफ T20 में चांस दे दें, लेकिन अब वो जिस आपने इतनी देर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक लफ्ज़ लॉबी का बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो तो फ़कत शाहीन अफरीदी जो दबाव डाल रहे हैं, और वो अब वो अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया किसी, अब 3 मैच खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की टीम इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हुई हुई है, बिल्कुल बॉटम रैंक टीम है। अगर उसके तो फिर वो यकीनन उनकी फिर ख्वाहिश होगी और लॉबी चलेगी कि मुझे वनडे खिलाओ, फिर टेस्ट खिलाओ, तो फिर वहाँ से ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही कहा आपने खालिद नईम साहब। आरिफ भोपाली साहब, हमारी जो हॉकी हम देख रहे हैं हालिया सालों में, वैसे तो कम बेश चलता रहा है, लेकिन एक ज़माना था नूर खान साहब का, ब्रिगेडियर आतिफ साहब का, कर्नल दारा साहब का, वो ब्रिगेडियर हमीदी साहब का, ब्रिगेडियर आतिफ साहब का, वो तो कुछ और दौर था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो बुरान है, और हमने देखा कि हालिया पिछले हफ्ते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मौजूदा सदर हैं तारिक बुगटी साहब, उन्होंने पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुम सईद के खिलाफ जो है पाबंदी लगा दी है। इससे कबल भी कुछ प्लेयर्स के खिलाफ पाबंदी लगा दी। तो इसको, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ हमें रुकना चाहिए? भाई देखें, हाँ अच्छा सवाल है। हम यहाँ पे आके जो है ना बेबस हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी टीम जा रही है और हम इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, एक दूसरे पर क्रिटिसाइज, एक दूसरे पर पाबंदियाँ। तो ये पहले एक साथ क्या कर रहे थे, इतने अरसे से एक साथ ये बैठे हुए थे, अब ये पाबंदी लगा दी। किसने, एक इनको कौन लेकर आया था ये उसमें सही। अब आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो एक ये असल में ये सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है हम लोग, मेरा ख्याल है रियाज भाई इससे हमें बचना चाहिए। सही। अब पाकिस्तान टीम जा रही है, उसके लिए हमें अच्छी एक अपना नेक ख्वाहिशात रखना चाहिए। और दूसरा ये कि रियाज भाई देखें, अभी हमारे पास अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्या चॉइस क्या है आपके पास? आप 30 लड़कों पर हॉकी ये रह गई है। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि हॉकी में जो है मेरिट का जो है गला घोटा जाता रहा है? दूसरे ये कि मतलब फंड्स की जो है वो भी खुद ब जो है सामने आई, लेकिन अभी तक उसका कोई के बास केसेस जो है कोर्ट में भी है, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट सामने नहीं आ रहा है या उसका। रियाज भाई मैं भी यही सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, इनका चलती रहती हैं कि जी ये उसने इतना गबन किया हुआ, उसने इतना किया हुआ, लेकिन अभी तक कोई इसका फैसला नहीं हो पाया। सिर्फ एक ये था कि बस ये अंजुम सईद को जो है 1 साल की पाबंदी लगाई है। कुछ मैंने देखा था कि वो हॉकियों के कुछ पैसों का मामला था, तो ये है कि मतलब चल रहा है, देखते हैं आगे क्या इसमें होती है बेहतरी। अच्छा खालिद नईम साहब, जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में जिक्र किया कि मिक्की आर्थर, गैरी क्रिस्टन, फिर उसके बाद जैसन ग्लेप्सी, ये वो कोचेस थे जो अपनी मुद्दत जो है पूरी नहीं कर सके और किसी न किसी वजह की वजह से वो टीम के साथ नहीं रहे। अब माइक हैसन आए हैं, तो हालांकि अभी उन्होंने इब्तिदा की है, लेकिन उनके मुतालिक भी 1-2 चीज़ें आ गई हैं सामने कि वो बाज़ मतलब ये कि लड़कों को उन्होंने कहा कि जैसे शादाब को कप्तान होना चाहिए, या मतलब शादाब को कप्तान तो मेंटोर्स ने कहा, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड थे बाज़ खिलाड़ियों के लिए, जिसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाईत हैं उन्होंने मतलब उनको कहा, मशवरा दिया कि आप जो है फोकस करें सिर्फ कोचिंग पे। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये क्या है सूरत हाल? देखें, बिल्कुल यहाँ एक चीज़ वाज़ेह है, जो कोचेस पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोचेस भी आए, तो वो जब हमारे जो लोकल जो ये लोग क्रिकेट चला रहे हैं,
एक दफ़ा फिर मैं वाज़ेह कर दूं, इसमें आप टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, वो खुद डिपेंड करते हैं अपने एडवाइजर्स पे, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होता है वो नॉमिनेटेड होता है और वो पॉलिटिकल ही रीजंस पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अब उनको नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को साथ मिलाया होता है वो फिर ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो अच्छा फॉरेन कोचेस को लेकर ज़रूर आते हैं ताकि थोड़ी सी नेक नामी हो जाए, क्रेडिबिलिटी हो जाए, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ के कल्चर में वो एडजस्ट नहीं होते फॉरेन को। नहीं, इसका कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है। जब वो उनके हमारे जो लोग जो आपको भी पता है, सबको पता है, जो लोग क्रिकेट बोर्ड पे काबिज हैं वो किसी ना किसी वो हर दौर में आ जाते हैं चक्कर चला के, ठीक है ना, जिनकी वजह से क्रिकेट को असल तबाही हुई है, सही। वो वही जिम्मेदार है। अच्छा क्विकली एक सवाल मतलब और कर लूँ मैं कि सलमान अली आगा जी। अब तो कमोबेश लग रहा है कि वो T20 टीम के कप्तान होंगे और आइंदा जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी यही कप्तान होंगे। जी जी। तो ये तो कैटेगरिकली हमें नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब टेस्ट की अगर बात करें तो शान मसूद की जगह ये बातें सामने आ रही हैं कि सऊद शकील जो है टीम के कप्तान होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? और आजकल कोई इनकी आपस की जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है उसके जो वो हैं उसके साथ भी कुछ थोड़ी सी मतलब चीज़ें सामने आई हैं। नहीं, अगर आप देखें ना, आज आपने भी क्रिकेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, शान मसूद ने जिन हालात में टीम को ऑस्ट्रेलिया वो ले गया, उसने वहाँ लड़ाया और खुद बेसिकली वो पॉजिटिव माइंडसेट का प्लेयर है, तो शान मसूद की लीडरशिप क्वालिटी में किसी हमें कोई कमी या कोई झोल नज़र नहीं आता। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मतलब मेरिट पे उसको हटाया जा सकता है। और जहाँ तक बैटिंग का सवाल है तो पाकिस्तान के तो यार बाबर आजम भी रन नहीं बना रहे, मोहम्मद रिजवान भी रन नहीं बना रहे, तो ये सबके ज़िंदगी में फेज़ आता है, तो मेरे ख्याल से टेस्ट कैप्टन चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा कहा, ये बड़ी ज़रूरी होती है। नहीं, बिल्कुल आप इस पर क्लियर है हमारा। अच्छा, गुज़िश्ता जो साल है हमने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में 2nd पोजीशन हासिल की। आप क्या समझते हैं कि अब जो ड्रॉज आए हैं उसमें हमारी टीम जो है शामिल नहीं है ड्रॉज के मुताबिक अजलान शाह जो इस साल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जी जब टूर्नामेंट करीब आएगा तो हमारी टीम जो है उसमें शामिल हो जाएगी। तो ये क्या है मतलब? लेकिन लगता ये है कि जो गुज़िश्ता साल जो हमारे PHF के ऑफिशियल्स गए थे उन्होंने वहाँ पे होटल में ठहरे थे, उनकी फैमिली भी ठहरी थी और वो जो बिल था वो उन्होंने अदा नहीं किया था। तो लगता है ऐसा कि शायद इस वजह से हमारी टीम ड्रॉज में नहीं है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उन्होंने लेटर लिखा है कि वो वाजबात जो है या जो भी खर्चा था वो हमें पे किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए रियाज भाई, पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है, 1 महीने से कैंप लगा हुआ है। हाँ। और अब बात ये है कि यहाँ अनाउंस हो गई है टीम, कप्तान अनाउंस हो गया, पूरी मैनेजमेंट अनाउंस हो गई है, तो इस बात को लेके जो है वहां से उसका सिलसिला के नहीं, ये तो नेशंस कप हो रहा है जी, और अजलान शाह कप अभी 1-2 महीने 1-2 महीने हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को उससे ये जो है मिलाया जाए। जो उनके मामलात हैं वो उनको तय करने चाहिए आपस में, इसमें टीम का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसे टीम भेजनी चाहिए जो भी है उसको, उससे कोई मामला नहीं है। चलें, वो आपस के जो मामले हैं हमारी दुआएं कि पाकिस्तान हॉकी टीम भी और क्रिकेट टीम भी जो जिस तरह से दुनिया खेल में जिस तरह से उन्होंने पहले सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया उसी तरह से बुलंद करें। खालिद महमूद साहब, मैंने आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपने ज़ाहिर जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो क्रिकेट के हवाले से, किसी भी हवाले से, खेल के हवाले से आपके जहन में और मैं ना कर सकूँ, एक काइंडली वो भी मुख्तसर सी ज़रूर कीजिएगा और दूसरे हमारे नौजवान हैं उनको पैगाम। देखें, मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान में जैसे आपने आखिर में जो दुआ की, बिल्कुल ये दिल की दुआ है परफॉर्मेंस की, लेकिन हमारे जो सबसे प्रॉब्लम है, जो एक सिंगल मोस्ट जो फैक्टर है, वो नेपोटिज़म और ये प्रोविंशियलिज़म या जो भी आप जिसको माफिया कह लें, जो भी, इस वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचा। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है किसी भी फील्ड में, लेकिन उसको देखें, जैसे अब हम प्रोग्राम भी करते हैं टेलीविज़न का, हम कोशिश करते हैं आप अच्छे मेहमानों को, अच्छी स्टैंडिंग के लोगों को, अच्छे नॉलेज वाले लोगों को बुलाते हैं ताकि आगे नाजरीन तक वो चीज़ अच्छी पहुँचाई जाए। इसी तरह स्पोर्ट्स होता है, अगर आप बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को बेस्ट पॉसिबल टाइम पे देंगे तभी आपको डिलीवर होगा। अगर उसमें कुछ, अगर हमने कोई बेईमानी की या कुछ आगे पीछे किया तो रिजल्ट्स नहीं आए। और कौम को जहाँ तक या हमारे नौजवानों को पैगाम यही देना है कि मेहनत करें, मेहनत से ही आपका रास्ता बनता है। टैलेंट 1% होता है, 99% मेहनत होती है। बस, थैंक यू वेरी मच खालिद महमूद साहब, आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मौका देंगे। मारिफ भोपाली साहब, यही जो मैंने सवाल उनसे किया था, एक तो वो बात जरूर कीजिएगा, दूसरे पैगाम हमारे नौजवानों को। देखें, ग्रास रूट्स हॉकी की अगर बात हो रही है, एकेडमीज, डोमेस्टिक हॉकी, इन सब पे बहुत काम होना है रियाज भाई। जब तक ये नहीं होगा
हम अब हॉकी नहीं देखेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, बच्चे नहीं देखेंगे, वो आजकल मोबाइलों पे बैठे हैं, रोल मॉडल कोई नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि हॉकी होनी चाहिए और जॉब्स वो खोलनी चाहिए ताकि जॉब और कैरियर होना चाहिए, ताकि रोजगार मिले। और बच्चों को यह है कि ज़ाहिर है जो भी शुरू करना है तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, और मेहनत करें, अपना तालीम पे भी तवज्जो दें, और मोबाइल से ज़रा निकले। रात को हम लोग सुबह उठ जाते थे, 5 बजे मेहनत करते थे। जनाब बड़ी अच्छी बातें हुई और बहुत सारे सवालात रह गए। आप जैसी जब शख्सियात होती हैं तो दिल चाहता है कि और सवालात करें, लेकिन टाइम जो है वो आड़े आ जाता है। बहरहाल खालिद महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। सेलिब्रिटीज और जनाब आरिफ भोपाली साहब साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको दावत देंगे। जनाब ये था हमारा प्रोग्राम, यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।